वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गोस्वामी। 2024 की आज से शुरुआत हुई है और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव है। जी हां, 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ सीटों की घोषणा की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, वहां पर अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान हुआ है। अभी तक भी फैसला नहीं हो पा रहा है कि जो सीट शेयरिंग है वो किसे कहां कहां दी जाए। इसी को लेकर आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ सभी खास मेहमान। हमारे साथ अमिताभ कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश परमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सरफराज आरजू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अमिताभ कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ कुमार जी, पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, अभी अगर आप देखें कि 2024 है, 2024 की शुरुआत हुई है और 2024 का मतलब यह है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो 2024 को मिलेगा। एक तो यह है कि हैट्रिक बनेगी, इसे लेकर बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि जहां कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसे लेकर अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो सीटों का फार्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा। अगर हम बिहार को देखें, कि आपको लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार या लालू यादव दोनों ही वहाँ पर सीटें छोड़ेंगे? उसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर लगभग तस्वीरें साफ हैं कि आप आइए, लेकिन चेहरा बड़ा क्लियर है और सीटें देने का जो फार्मूला है वो भी लगभग लगभग वहाँ पर क्लियर है। आप कैसे देखते हैं बिहार के अंदर जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर का जो पेच है वो कहां फंसता दिखता है और कैसे वो खुलता दिखता है? दोनों ही चीज है जी। देखिए, बिहार के अंदर तो मुझे लगता है कि 3-4 सीटें भी अगर कांग्रेस को दे दें हम्म। तो बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि जो हाल के पिछले 10-15 दिनों के जो डेवलपमेंट्स हैं, उससे मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू बहुत नाराज हैं। हम्म। और इस महीने के अंतिम हफ्ते में या 15-16 तारीख के बाद कुछ नए किस्म के जो है वहां पे समीकरण दिखने लग सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश जी जो है, जेडीयू जो है, वो एनडीए की तरफ आ जाए और खेल बिगड़ जाए कांग्रेस का वहां पे। पर अमिताभ जी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि खुद बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान है कि अब तो वहां पर नीतीश जी के लिए एक बड़ा सा ताला लग गया है, वो ताला लटका हुआ है, उसकी चाबी भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ हाँ, तो जो स्थानीय नेता है ना, देखिए स्थानीय नेता नहीं चाहते ना। स्थानीय नेताओं का चांसेस जब तक नीतीश जी है तब तक मुख्यमंत्री बनने का बहुत शून्य हो जाता है। हाँ। कि नीतीश जी जो है वो भाजपा की मजबूरी है। भाजपा के लिए देखिए, भाजपा को अगला जो 2025 या 26 में जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार के चुनाव विधानसभा, जी। उस वक्त एक साथी चाहिए और जदयू से बेहतर साथी नहीं है कोई, क्योंकि अकेले बीजेपी नहीं जीत सकती है। पर वहां ये ठीक। लोजपा और भी छोटे लोग हैं जो बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। लोजपा लोजपा को निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी चाह रहे थे, हम्म। लोजपा को, कि लोजपा संघर्ष करके आगे आए। ठीक है ना। ये जी। ठीक है कि बीच में ऐसा लगा कि जो लोजपा जो है उसको कहीं ना कहीं झटका भी दिया है इन्होंने। लोजपा दो टुकड़ों में टूटी, लेकिन ये राजनीति थी। वो चाहते थे कि लोजपा मेहनत करे, आगे आए, लेकिन उस ढंग से लोजपा का वहां पे ना प्रभाव उस ढंग से नहीं दिख रहा। पूरे बिहार में आपको नजर आना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा। सर्टेन एरियाज हैं जहां पे उनके सीट्स हैं, उस इलाके में तो ठीक है, लेकिन रामविलास पासवान की तरह उनके बेटे जो है ना, उस ढंग से मुझे लग रहा है कि अभी भी उनको काफी कुछ काम करने की जरूरत है, ताकि नरेंद्र मोदी जी के मन में भरोसा आए कि हम इनका चेहरा जो है प्रेजेंट करेंगे, रामविलास जी। पासवान के अच्छा, बेटे का। अमिताभ तो जी, हम जी अगर आप देखें, क्योंकि एक जो बिहार है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है 2024 के हिसाब से। आपको लगता है कि अगर गठबंधन होता भी है तो नीतीश कुमार वहां ज्यादा सीट चाहेंगे, फिर उसके बाद लालू यादव चाहेंगे और तब कहीं जाकर कांग्रेस का नंबर आएगा? क्या उस पर सहमति बनेगी? उसे लेकर आपका क्या कयास है अगर गठबंधन में ये सारे तो लोग जुड़े रहते हैं? सारे लोग जुड़े रहे तो मैंने कहा ना कि अधिकतम 4 सीटें हम्म। कांग्रेस के लिए, अधिकतम 4 सीटें छोड़ी जाएंगी। उससे ज्यादा की गुंजाइश कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं है बिहार में।
माने इस इलाके से तो आप बंगाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये एकदम सफाया है कांग्रेस का। यहाँ इनको कोई सीट वीट नहीं मिलने वाली है, कोई नहीं देने वाला है। बिहार में चार एक सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे इनकी अभी जगह है। तो आपको लगता है कि गठबंधन वहां मजबूत होगा? अगर 4 सीटें भी मिलती हैं तो बाकी जो सीटें हैं वहां पर नीतीश और लालू यादव कुछ कमाल कर पाएंगे, या वहां पर भी जो स्थितियां हैं वहां मोदी मैजिक काम करेगा? देखिए, राजद जो है ना, राजद की अपनी एक जमीन है वहां पे। हाँ, मोदी मैजिक है, लेकिन राजद की अपनी एक जमीन है, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। राजद जो है एक बड़ा फैक्टर है। 18-20 सीटें राजद को आप नहीं मना कर सकते लेने से। वहां पे वो लेगी, वहां पे वो लेगी। तो मोदी मैजिक कितना भी हो, राजद बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। राजद की सीट है, लोग बहुत पसंद करते हैं, ये एक बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो जातिवाद जो है ना जी, वो बिल्कुल मायने रखता है। आप बिहार मैंने बाकी सारे देश में भी होता है, लेकिन बिहार में एक चीज आप देखिएगा कि जो टिकट जब देते हैं ना कैंडिडेट्स को, तो उस इलाके में जाति का जो समीकरण है उसको बहुत कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा मतलब रेयर गठबंधन होता में अगर देखा जाए तो वहां पर आपको लगता है कि नीतीश जी से ज्यादा प्रभावी तेजस्वी होने वाले हैं? आपका कहना ये है इस तरीके से? हैं जी, बिल्कुल हैं। आप उसको नहीं नकार सकते। नीतीश जी जो है ना, समीकरण बिठाने में तेज है। हाँ, गुणा भाग के लेकिन माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। आम जन में अगर किसी का ज्यादा प्रभाव अभी माना जाएगा तो लालू जी का माना जाएगा। तेजस्वी जी तो उनके छाया है, इसलिए जी, जी। तेजस्वी को आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी भी लालू जी अगर खड़े हो जाते हैं तो समझिए कि लाइन वहीं से शुरू होती है अभी भी। मतलब बहुत ये एक बड़ी चीज है, ये बड़ी बात है। प्रेमकांत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश के बिना जो दिल्ली की गद्दी है वो मिलना तो हर किसी को पता है कि कितनी बड़ी अहमियत उत्तर प्रदेश रखता है। तिवारी जी, पहले तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ पर तो जो विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है, एक तो मोदी मैजिक, ऊपर से योगी मैजिक, तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में अगर हम देखें इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण लगते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहेगा और बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या रहेगा? अगर तीनों को आप देखें, क्योंकि और छोटे छोटे दल हैं, कुछ दल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, वो उसी के साथ रहने वाले हैं और उनको सीटों की शेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर लगभग फाइनल ही है जैसा पहले था, उसी में कुछ बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटों पर हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को देखकर और इस तस्वीर को देखकर कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या जो सीटों की गुंजाइश है वो, और एक और फैक्टर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो है लोकदल, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी तिवारी जी। देखिए, इसमें चीजें बड़ी साफ हैं। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के बारे में जो बात की जा रही है, कोई भी पार्टी किसी की सबॉर्डिनेट नहीं है जी, अनुशासन में रहने के लिए मजबूर नहीं है। न कांग्रेस के अनुशासन में समाजवादी पार्टी को रहना मंजूर होगा, न समाजवादी पार्टी के अनुशासन में लोकदल को रहना मंजूर होगा। तो एक तो बात ये, और हर कोई अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहेगा। एक खबर ये भी आ रही थी कि वो नीतीश कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी हाँ, फूलपुर की बात हो रही थी। जी, फूलपुर की बात हो रही थी। हाँ, तो अब वो सब संभावनाएं अलग रह जाती हैं। हम तो सबसे बड़ी बात एक ये करते हैं, आपने एक बात कही कि मोदी मैजिक, फिर योगी मैजिक, और इन दोनों के अलावा एक अनुशासन। उस पार्टी में आप एक बात ये देख लीजिए, कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, और अब तो और भी एक ऐसा दौर आ गया है जहां पर अनुशासन भी है और भय भी है। लोग अब जो है वो बहुत सी चीजें, अगर वो किसी चीज से असहमत भी हैं तो वो बड़ी दबी जुबान कहते हैं, और आपका अगर कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं तभी आपके सामने जबान खोलते हैं। ये भी अब स्थिति है। तो इस लिहाज से वो अच्छा, इसका एक ये फायदा तो मिला कि भाजपा के अंदर जो पहले गुटबाजी और घटकबाज दिखाई पड़ता था, कोई किसी न किसी बात पर वो लोग आपस में एक दूसरे से तलवारें खींचे रहते थे, अब वो दौर पिछले कह लीजिए कि 8-9 साल से गायब हो गया। तो ये एक बात है। हम सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इस समय जो अयोध्या में राम जी हैं, राम जी का बड़ा इस समय बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है।
अभी कल वो परसों जो कार्यक्रम हुआ है 30 दिसंबर को, तो उसमें मोदी जी गए थे और मोदी जी ने 10 करोड़ वहाँ जो लाभार्थी था गैस का, एलपीजी गैस कनेक्शन, वो संयोगवश अयोध्या से ही था, उसके घर भी पहुंच गए वो। और पूछा क्या क्या मिला, उसने बताया मकान मिला, ये गैस मिली, गैस कनेक्शन हो गया, बिजली, पानी और पक्का मकान, ये सारी सुविधाएं जो गिनाई तो उन्होंने। आप ये कह रहे हैं तिवारी जी तो कि जो अयोध्या इफेक्ट है वो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से दिखेगा। मैं तो अयोध्या इम्पैक्ट को उत्तर प्रदेश ही नहीं, उससे बाहर भी देख रहा हूं। जी। और ये मैं केवल इसलिए बात मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी आस्था और इन सब चीजों से वो एक संयोग बनता है, बल्कि मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि ये मैं एक पत्रकार होने के नाते एक विश्लेषण कर रहा हूं, जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं। जी। अच्छा तिवारी जी, एक चीज, कुछ इस तरीके के कयास भी लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में कहीं ना कहीं असमंजस में रहती है, जबकि वो बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। इस तरीके की एक चर्चाएं चल रही थी, अगर सूत्रों की माने और उनकी बात पर यकीन करें तो ये बातें चल रही ये थी जो मार्केट में। जी। कांग्रेस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी जो मेरे मित्र हैं वो लोग इस बात पर हमेशा अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि हम दबाव की राजनीति में रहते हैं, और एक बात यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं वो वोट ट्रांसफर भी करती हैं, और फिलहाल ये है कि जितना उनका प्रभाव है वो कांग्रेस को उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। जी। तो ये एक स्थिति रहती है। नहीं, अब अभी जो लगता है आपको, अगर ये तीनों लोग अलग अलग लड़े और गठबंधन की स्थिति नहीं आई, क्योंकि आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उस तरीके से सीट दे पाएगी जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की आशाएं हैं? देखिए, अभी मैं अमिताभ कुमार जी को सुन रहा था और मैंने ये महसूस किया कि वो ये स्थिति जो बिहार में है कांग्रेस की, वो केवल बिहार ही में नहीं है। हाँ, वो यहाँ भी है। वो स्थिति उनकी उत्तर प्रदेश में भी है, वो स्थिति उनकी जहां देखिए वहां है। वजह ये है कि कांग्रेस को एक ऐसा गरीब की लुगाई समझा जाता है कि से जो देखिए वही जो है दबाव की राजनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के फिराक में रहते हैं। हाँ। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर भी पाती। ये एक अजीब सा सिलसिला है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखता है, वो एकदम दबाव में आ जाता है। वो इस समय बड़ी मतलब दिशाहीनता की शिकार हो रही है। हाँ, या समझ नहीं पा रही, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो उनकी नब्ज है वो पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि वो दौर, ये तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बात कहता हूं यहाँ उत्तर प्रदेश में, कि अब वो अवकाश की राजनीति, आप मालदीव जा रहे हैं, माले जा रहे हैं, और आप जो है विदेश जा रहे हैं यात्रा पर, या अटल जी भी जाते थे कुमार कोम वगैरह में अपनी रेस्ट करते थे, वो दौर नहीं है। यहाँ तो जो मोदी मैजिक आप कह रहे हैं, वो मोदी मैजिक सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत मेहनती, 24 गुणा 7 और 12 गुणा 365 जी, ये पूरी राजनीति, वो हमको लगता है सोते में भी सपने देखते हैं तो राजनीति के ही सपने देखते होंगे। हाँ। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं बिल्कुल यही है, और यही शायद और लोगों की कमी है कि उनको रेस्ट ज्यादा पसंद है। हाँ, रेस्ट ज्यादा पसंद है। कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं पर अवकाश मनाने जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, या कहीं पर जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि ऐसा लगता है उन लोगों को कि भाई चलिए जो हैट्रिक है वो तो बनने ही जा रही है। हमारे साथ सरफराज आरजू भी है। सरफराज जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरफराज जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जनाब। जी जी, नववर्ष की एक तो आपको शुभकामनाएं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जी सभी लोगों को आप सुन रहे होंगे,
अमिताभ जी ने भी बहुत जो बिहार को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, उसके अलावा प्रेमकांत तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश की जो पूरे एक समीकरण है वो सामने रखे। अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़ी मजबूत है, लेकिन अब तो वहां से उसके उलट एक नई नई चीजें आ रही हैं। देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी तो अपने साथ खड़ी है, उन्होंने एक शिवसेना तोड़ी और उनको साथ मिला लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीटों के जो शेयरिंग है कोई बहुत बड़ा वहां पर इफेक्ट आएगा। उसके अलावा वहां एनसीपी और वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग आसान है, या वहां पर भी उसी तरीके का जो सियासी घमासान देखने को मिल सकता है जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है? सरफराज जी। जी, आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही थी, लेकिन जी। फिर भी मैं समझ गया हूँ। सवाल आपका यही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की पोजीशन क्या है जी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर इम्कानात क्या हैं। जी तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि इवन बीजेपी का जो कैंप है उसमें भी जो है सीटों की तकसीम के मामले पर जो है अभी कोई एक मतता नहीं पाई जा रही है। और ये चीज जो है ये कांग्रेस के और इसके फेवर में भी जा सकती है, क्योंकि हो ये रहा है कि एनसीपी का जो ग्रुप शरद पवार साहब से टूटकर बीजेपी के साथ आया है, उसके एमपीज को अकोमोडेट करना जो है वो बीजेपी के लिए और शिंदे सेना के लिए जो है जरा मुश्किल काम है जी। और ये चीज जो है ये खेल जो है इसमें होता ये कि खुद बीजेपी में भी जो है बड़ी बेचैनी पाई जाती है और बीजेपी में भी जो है वो एक तरह का जिसको कहते हैं ना बगावत के आसार पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने एनसीपी के कैंडिडेट्स के आगे इलेक्शन हारा है वो दोबारा वहां पर एनसीपी के कैंडिडेट्स को जो है टिकट दिए जाने पर जो है वो आसानी से तैयार होंगे नहीं। मतलब वहां तो पर बीजेपी के सामने चुनौती है ये हम लोगों को लगता है। हाँ, ये हम लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस के और यूपीए के इंडिया के हक में ये बात जा सकती है, लेकिन उसके दूसरी जानिब अगर आप देखें तो शिवसेना ने भी जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी जो है वो अपने पर निकालने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने जो है 23 सीटों का जो है डिमांड सामने रख दिया है। अब ये 23 सीटों के डिमांड को जो है वो आप किस तरह अकोमोडेट करेंगे, इस पर जो है महाराष्ट्र की राजनीति के जो अगले वो हैं चरम जो होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन अवाम की सतह पर जो है पब्लिक के लेवल पे जो बात की जाती है उसमें हम ये देख रहे हैं कि मोदी का मैजिक जो यूपी में और बिहार में या दूसरे नॉर्दर्न स्टेट्स में है वो मैजिक जो है वो यहाँ काम नहीं आ सकेगा और उसके लिए जो है पार्टी को जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो फीलिंग है एंटी दिल्ली की जो फीलिंग है कि हमने जो है महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली के आगे सर नहीं झुकाया और हमेशा जो है वो एक तरह से अपने सोवरेंटी पर जो है उनको बड़ा गर्व और बड़ा नाज रहा है। तो वो बीजेपी को जो है यहाँ पर दिल्ली के नुमाइंदे की हैसियत से या यूं कह लीजिए कि मुगलों की हैसियत से देखते हैं और ये कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के वोटर्स और शिवसेना के भी जो लीडर्स हैं वो इसको इसी पिक्चर को पेश करने की कोशिश में लगे। देखिए आरजू साहब, इतने सारे लोग टूटकर चले गए तब तो कुछ लगा नहीं, शिवसेना पूरी टूट गई। शिवसेना को लोकल जो फ्लेवर है मराठी फ्लेवर जो है उस फ्लेवर को जो है हर दूसरे नहीं बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि वहां पर बीजेपी वहां पर पूरी की पूरी एनसीपी टूट गई, कितनी मजबूत थी। उसके अलावा शिवसेना बहुत मजबूत थी, वो टूट गई। उसके बाद क्या तेवर रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। राकेश परमार जी, अगर आप देखें तीनों लोगों को आपने सुना, अगर पूरा विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र को लेकर चुनौती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कांग्रेस के सामने तो सीटें बंटवारे को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके की स्थितियां हैं वो भी सामने है। और हम एक चीज और देखें कि दिल्ली की अगर बात करें और पंजाब की बात करें, क्योंकि ये दोनों भी हैं, आम आदमी पार्टी भी एक अहम इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है। तो ऐसे में जो पूरा गठबंधन है और वर्सेज जो मोदी है, क्योंकि इस बार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट है कि पूरा चुनाव मोदी वर्सेस ही होना है। प्रधानमंत्री का चेहरा उनका क्लियर है, कोई उसमें असमंजस नहीं। यहां तो खरगे जी के नाम को लेकर भी विवाद थे,
उसके अलावा नीतीश कुमार जी उसी बात पर नाराज हैं, इस तरीके की भी तस्वीरें सामने हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन कहाँ दिखता है 2024 के चुनाव में, तैयारियों में भी और जो सीट शेयरिंग है जो सबसे मुख्य मुद्दा है उसमें भी। जी संजय जी नमस्कार। और जी जिन लोगों के लिए आज 9 वर्ष है उनको 9 वर्ष की जी, बधाई आपको भी हो। बहुत बहुत मेरा 9 वर्ष की 9 शुभकामनाएं। अप्रैल जी को है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई समस्या नहीं है सीट शेयरिंग का। जैसा जी। सरफराज साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में अरे जो बाला साहब ठाकरे के वर्चस्व को तोड़ दिया और कुछ नहीं हो पाया, वहां पर कुछ नहीं होगा, ये भूल जाइए। आधे अधूरे मंदिर में रामलला को विराजमान करवाने से पहले जो घर घर अक्षत जा रहा है, वो अक्षत रामलला के लिए नहीं जा रहा है, वो भाजपा को वोट के लिए जा रहा है। और पूरे देश भर में मंदिरों में जो राम धुनी की तैयारी की जा रही है, वो भाजपा को धुनी रमाने की तैयारी, असल विद्या वो है यहाँ पर। इसके मुकाबले में जो इंडी गठबंधन है I.N.I. वाला लोग, उनके आपस में सामंजस्य कहीं नहीं है। शुरू करते हैं, सबसे पुरानी ममता बनर्जी हैं इसमें, बहुत मतलब तीसरी बार सरकार बनाई है। वो कह रही है कि मेरा मुकाबला ही भाजपा से, बाकी कोई नहीं है। कुछ बात करें एक आध सीट पर तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो हमको उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ। जरूरत नहीं जैसे सबका है, बल्कि आज तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के दलाल है ये लोग। मतलब इतनी बड़ी सब ऑफिशियल प्रवक्ता का आया है, तो आप समझ लीजिए कि अंदर खाने जो कैमरा हटा करके बात हो रही होगी, तो कितनी तलखी और कितने बड़े और कड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होगा। जिस तरह से कमलनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 5 साल रहे मुख्यमंत्री को कहा कि अखिलेश फखलेश घटाओ यार, कौन लोग है। मतलब कितने हल्के शब्दों का प्रयोग कैमरा पर हो रहा है, तो बंद कैमरे की बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव कांग्रेस को कहीं पूछेंगे नहीं, ममता बनर्जी अपने यहाँ नहीं पूछ रही है। तमिलनाडु वाला आदमी सरेआम गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रहा है, कह रहा है कि शौचालय साफ करने के लिए आते हैं। पूरे देश में 4-5 स्टेट दक्षिण का छोड़ दीजिए तो हर जगह हिंदी ही बोला जाता है और हिंदी समझी जाती है, और पूरे हिंदी भाषी को कह रहा है कि शौचालय साफ करने वाले लोग हैं। उन सब लोगों को सत्य सनातन में बोल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। मतलब ये कहीं से ना तो कोई नीति इनकी एक बन रही है, ना नियति कोई एक बन रही है। नेता तो बन ही नहीं पा रहा है, नेता बन जाता तो आधा समस्या का समाधान उसी दिन हो जाता। और एजेंडा भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस एजेंडे पर जाकर चुनाव लड़े। असल में क्या है कि एजेंडा कैसे तय होगा, उसमें शिवसेना है, उसका एक अलग अपना एजेंडा है। वो हिंदुत्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। शरद पवार हिंदुत्व को अपनाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को मध्यमार्गी बना रहा है, कभी वो टीका लगा लेगा, कभी टोपी लगा लेगा। कैसे बनेगा? दूध और तेजाब को एक कटोरी में रखा ही नहीं जा सकता, राजनीति हो या नेचुरल बात हो। स्थिति इस टाइम क्या है, मैं भाजपा की तो करे ना, भाजपा एकदम ठीक है, भाजपा में कहीं कोई असमंजस नहीं है। जो भी आदमी भाजपा से गठबंधन करेगा वो मोदी के शर्तों पर करेगा, और उसकी वजह यह है, जैसा कि आपके 2 विद्वानों ने कहा था, मोदी ना निगम का चुनाव होता है ना, निगम का, अमित शाह पर्चा बांट रहे थे हैदराबाद में। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाषण देने आएंगे, पर्चा बांटना छोड़िए, घर घर जाके भाजपा का पर्चा बांट रहे वो आदमी। दूसरा नंबर का नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में, दूसरे हैसियत है उसकी, मोदी के बराबर की हैसियत है पॉलिटिक्स में, वो आदमी बांट रहा है हैदराबाद के चुनाव में। सबसे फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ, भाजपा में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है जिसकी डिमांड है तो वह योगी आदित्यनाथ, वो जाकर के निगम के चुनाव में प्रचार कर। मतलब इन लोगों का, जैसा उन्होंने कहा सर ने, कि भाई वो 365 गुणे 24 घंटा है राजनीति, दूसरा कुछ सोचते नहीं है। उसके मुकाबले में आप कहाँ आ रहे हैं? आप राजनीति करते हैं पार्ट टाइम, वो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या लालू जी का बेटा हो। लालू जी का बेटा को तो मैं राजनीति मानता नहीं, वो तो लालू जी के वजह से उसको मिल रहा है। लालू एक फैक्टर है, लालू ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो एक फैक्टर बना रहेगा। लेकिन लालू के फैक्टर को नीतीश पतीला लगा रहे हैं। ये जो ललन सिंह वाला एपिसोड हुआ है, वो नीतीश का लालू के फैक्टर को पतीला लगाने के चक्कर में है। और नीतीश पे एनडीए पतीला लगा रही है, रामविलास पासवान के बेटे के माध्यम से सीधा अनाउंस करवा दिया कि मेरा गठबंधन एनडीए से नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के विरुद्ध सारा कैंडिडेट खड़ा करूंगा मैं। और करके उसने नीतीश कुमार को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर ले आ दिया। इस स्थिति में विपक्ष एक नहीं हो पाएगा। तो अब मोदी का क्या है, मोदी का प्लस पॉइंट क्या है? अभी तक 10वां साल अब 4-5 महीना बाद पूरा हो जाएगा। पूरे 10 साल के कार्यकाल में कोई विपक्ष का एक आदमी ना तो कोई 2G लाया, ना 3G लाया, ना बोफोर्स लाया, ना कोल घोटाला लाया। ऐसा कोई चीज ओपन नहीं कर पाए जिससे जनता डिरेल है उस पार्टी की तरफ से।
और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी आज है, देखिए आज ही हमने एक और सैटेलाइट छोड़ा है, आज ही हमने एक और सैटेलाइट छोड़ा है। साल के पहला दिन हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट छोड़ रहे थे। आज ही पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहां के चैनलों पर वहां के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ हिस्सों का सौदा हो जाएगा, भारत कुछ रुपया देकर के पाकिस्तान का आधा खरीद लेगा। ये पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है। वहां पर चुनाव घोषणा है, वहां के लोग सबके सब कह रहे हैं कि हमको भारत से मिल करके काम करना है। दुनिया भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ी सी आनाकानी किए, फ्रांस का राष्ट्रपति को मोदी जी ने बुला लिया। मतलब जो देश दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है वो सारा का सारा मोदी के पक्ष में इंडोर्स हो रहा है, और आप चुपचाप बैठे खड़े हैं, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। ऐसे में क्या मुकाबला करेंगे? 24 में तो हमको मुकाबला कहीं दिख ही नहीं रहा है। मतलब आपको यही लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पहले तो। सीट शेयरिंग को सुलझा ले, उसके बाद मुकाबले में जाए। अभी तो चेहरा भी तय नहीं हो पा रहा। संजय जी, मैं एक बार आपके चैनल पे बोला था और भी बोला था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी मऊ सीट पर 1 by 1 हो गया था तो भाजपा हार गई थी। तब आपके चैनल पर मैंने बोला था, एंकर दूसरे थे, कि 3 राज्य का चुनाव होने वाला है। आपको मऊ वाला एग्जाम्पल देना चाहिए देशवासियों को, 3 राज्यों को, कि भाई देखिए हमने देखा कि मऊ में एक कैंडिडेट के विरुद्ध एक कैंडिडेट था, भाजपा हार गई, सारे मंत्री भाजपा को वहां लग गए थे। मनोज सिन्हा का गृह जनपद था वो, तब वो हार गए। 3 राज्य के चुनाव में आपने देखा, अखिलेश फखलेश वाला मामला देखा आपने, राजस्थान में गहलोत किसी को सुने नहीं। बिल्कुल, मतलब यही है कि जो आपसी फूट है वो अभी तक जब तक सुलझेगी नहीं, लेकिन सुलझेगी कब? वो तो जिस तरीके के प्रेमकांत तिवारी जी और अमिताभ कुमार जी बता रहे हैं कि ये जो फूट है ये तो वो आगे बढ़ेगी। इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी मजबूत जरूर दिख रही है। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2024 को लेकर हर किसी की तैयारियां जोर शोरों पर है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर जरूर असमंजस में है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि 2024 सभी के लिए महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होती है और 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी तस्वीर क्या होती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।